नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जांगड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 2, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय के लेखांकन के अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ। देखो, आज का जो टॉपिक है वह है राष्ट्रीय आय मापने की विधियाँ, यानी राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधियाँ है उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो 3 विधियाँ है राष्ट्रीय आय मापने की, ध्यान देना बच्चों। 3 विधियाँ है राष्ट्रीय आय मापने की। पहली विधि उत्पादन या संवर्धन, मूल्य संवर्धन विधि। दूसरी है व्यय विधि और तीसरी है आय विधि। देखो बच्चों, तो 3 विधियां कौन कौन सी हो गई? उत्पादन मूल्य संवर्धन विधि, व्यय विधि और आय विधि। तो आज हम क्या करेंगे? उत्पादन या मूल्य संवर्धन विधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों कि उत्पादन या मूल्य संवर्धन विधि क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, और आप इसको नोट भी करते रहना कि परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है उत्पादन मूल्य संवर्धन विधि। सबसे हम पहले बात करते हैं उत्पादन या मूल्य संवर्धन विधि। ध्यान देना बच्चों कि उत्पादन जो विधि है, उत्पादन विधि सबसे सरल विधि है, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की सबसे सरल विधि है। ध्यान देना बच्चों, और विश्व के जो अधिकतर देश है वो इसको प्रयुक्त करते हैं, यानी इस विधि के माध्यम से ही राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। और इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है। और इस विधि में क्या होता है, इस विधि की गणना करते हैं ना, तो एक विस्तृत सूची बनाई जाती है उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के। तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कुछ पॉइंट इसके जो उत्पादन विधि, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की सबसे सरल विधि है। ध्यान देना बच्चों कि जो उत्पादन विधि है वह राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की सबसे सरल विधि है। पहली मुख्य बात। दूसरी मुख्य बात है विश्व के अधिकतर देश देशों द्वारा इस विधि को अपनाया जाता है, इस विधि को प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्यान देना बच्चों, विश्व के जो अधिकतर देश है इस विधि यानी उत्पादन विधि के माध्यम से ही राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। ठीक है। इस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, इस विधि में विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, इस विधि में क्या होता है? विभिन्न क्षेत्रों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। ठीक है। तीसरी मुख्य बात। चौथी जो मुख्य बात है इस विधि की कि इस विधि द्वारा जब राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो एक विस्तृत सूची बनाई जाती है। ध्यान देना बच्चों, इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत सूची बनाई जाती है, और इस सूची के आधार पर ही क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। ध्यान देना बच्चों, इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना
करने हेतु इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत सूची बनाई जाती है। तो ध्यान देना बच्चों, ये जो मुख्य बात है वो मैंने बताई है कि ये उत्पादन विधि राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की सबसे सरल विधि है, ठीक है ना। दूसरी है, विश्व के अधिकांश देशों द्वारा इस विधि को प्रयुक्त किया जाता है। मोस्टली जो देश है विश्व के वो इसी विधि का उपयोग करते, राष्ट्रीय आय की गणना करते थे। तीसरी जो विधि है कि इस विधि में विभिन्न देशों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं को शामिल किया जाता है। और चौथी जो मुख्य बात है कि इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने हेतु उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की एक विस्तृत सूची बनाई जाती है, ठीक है। ये चार बातें हैं। तो ये चार जो मुख्य बात है। अब जो हम जो सूची बनाते हैं वो किस प्रकार बनाई जाएगी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सूची में क्या होगा, जो उत्पादित वस्तु है यानी उसका नाम लिखा जाएगा कि कोई भी वस्तु है, फिर उसके बाद उसकी मात्रा लिखी जाएगी, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी लिखी जाएगी। तो फिर क्वांटिटी लिखने के बाद में क्या होगा, प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है वो ज्ञात किया जाएगा क्वांटिटी के साथ इंटू करके यानी गुणा करके, ठीक है। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, सभी वस्तुओं का योग कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगी, ठीक है। तो हम एक सूची के माध्यम से इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो मैं एक सूची बनाऊंगा और उस सूची के माध्यम से आपको उत्पादन विधि समझ में आ जाएगी। तो ये जो चार पॉइंट है इस उत्पादन विधि की मुख्य बातें, तो आप नोट कर लेना। तो हम सूची बनाते हैं क्योंकि इस विधि में क्या होता है, सूची के माध्यम से ही निकल अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुएं होती है, जितने भी वस्तुएं होती है उन सबकी सूची बनती है, क्वांटिटी और मूल्य के आधार पर उनकी गणना होती है, फिर जाकर लास्ट में क्या होता है, उन सभी वस्तुओं का योग हो जाता है, ठीक है। तो हम समझेंगे। जैसे मान लो यहाँ मैंने लिख दी क्रम संख्या, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी, उत्पादित वस्तु का नाम, ठीक है, फिर वस्तु की मात्रा, फिर वस्तु की कीमत, ठीक है, फिर वस्तु कुल मूल्य, ठीक है। तो ये हो गई। सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, उत्पादित वस्तु का नाम, ठीक है, फिर उसके बाद में वस्तु की मात्रा, फिर उसके बाद उसकी कीमत, फिर कुल मूल्य। तो देखना बच्चों, जैसे मान लो अर्थव्यवस्था में क्या बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे मैं कुछ वस्तुएं ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारी वस्तुएं होती है। वस्तु का नाम जैसे मान लो मैंने ए वस्तु ली, फिर बी वस्तु ली, फिर सी वस्तु ली, फिर डी वस्तु ली, फिर ई, फिर एफ, इस प्रकार मैंने एफ तक वस्तुएं ले ली। जैसे मान लो वस्तु एक की मात्रा है 2, इसकी मात्रा है 5, इसकी मात्रा है 6, इसकी मात्रा है 8, इसकी मात्रा है 5, इसकी मात्रा है 4, ठीक है। फिर मैंने मात्रा ली और प्रत्येक एक की वस्तु की कीमत है 5 रुपये, इसकी 10 रुपये है, इसकी है 12 रुपये, ठीक है, इसकी मान लेते हैं हम 8 रुपये, इसकी मान लेते हैं हम 6 रुपये, ठीक है, और इसके मान लेते हैं हम 7 रुपये, ठीक है। तो बच्चों ये वस्तु का नाम हो गया, ये वस्तु की मात्रा हो गई और ये वस्तु की कीमत होगी। तो मैंने ये बताया कि एक विस्तृत सूची बनती है जिसमें वस्तु का नाम, वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत होती है, ठीक है। तो आप प्रत्येक वस्तु का मूल्य ज्ञात कर सकते हो। जैसे ये वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 5 × 2 यानी वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा को हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 × 5 होंगे तो 10, 5 × 10 50, 12 ×
6, 5 6 72, 72, 10 × 8 80, 5 × 6 6 5 30 और 4 × 7 ये 7 चौक 28। तो ये क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिए राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय क्या होगी, इन सब का योग हो जाएगी। तो देखो 5 5 क्या 10 50 60 हो गए। चलो वैसे कर लेते हैं, शून्य आ गए 10, 1 5 6 7 6 13 13 और 8 21 और 21 22 23 24 25 26 और 27। इन 270 रुपये क्या हो गए, राष्ट्रीय आय हो गए। तो गणना कर लो बच्चों, गणना करेंगे तो क्या है 270 ही आएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको उत्पादन या मूल्य संवर्धन विधि समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार आप उत्पादन विधि के माध्यम से मतलब राष्ट्रीय आय ज्ञात कर सकते हो। बहुत इजी है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो विधि होती है राष्ट्रीय आय में कभी भी मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता। इसमें हमेशा क्या होती है, अंतिम वस्तु और सेवाओं को ही शामिल किया जाता है। ध्यान देना बच्चों कि राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु से राष्ट्रीय आय में शामिल होने से दोहरी गणना हो जाती है। ध्यान देना बच्चों, दोहरी गणना की स्थिति हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमेशा जो अंतिम वस्तुएं होती है उनको ही शामिल किया जाता है। तो बच्चों ये सारणी जो पॉइंट है वो मैंने बताया उनको उतार लेना। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो मुख्य बात है, मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ध्यान देना, राष्ट्रीय आय में क्या है, मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं के शामिल से राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना या भ्रामक गणना हो जाती है। इसीलिए राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। तो बच्चों आपके समझ में आ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुओं के शामिल राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना या भ्रामक गणना, राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना या भ्रामक गणना हो जाती है। इसलिए राष्ट्रीय आय में अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों ये आपको जो पॉइंट है, ये बात है मुख्य बात, ये समझ में आ गई होगी। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए ध्यान देना बच्चों। अब मैं एक बात बताता हूँ, जो हमने मूल्य संवर्धन विधि पढ़ी थी ना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए
राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए उत्पादन की मूल्य संवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना बच्चों कि राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए उत्पादन की मूल्य संवर्धन विधि का उपयोग किया जाता है। तो अब हम जानेंगे कि जो मूल्य संवर्धन विधि है वो क्या है। ध्यान देना, उत्पादन की मूल्य संवर्धन विधि क्या, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखना बच्चों कि मूल्य संवर्धन विधि, देख नाम से ही पता चल रहा है, मूल्य संवर्धन विधि। मूल्य संवर्धन विधि द्वारा, ध्यान देना बच्चों कि मूल्य संवर्धन विधि द्वारा प्रत्येक चरण पर उत्पादन का सही मूल्य ज्ञात किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, मूल्य संवर्धन विधि द्वारा प्रत्येक चरण में, ध्यान देना, उत्पादन के प्रत्येक चरण में उत्पादन का सही मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो मूल्य संवर्धन विधि द्वारा उत्पादन के प्रत्येक चरण पर उत्पादन का सही मूल्य ज्ञात किया जाता है। इसके लिए उत्पादन के मूल्य में से साधनों पर किए गए खर्च को घटाते हैं। तो क्या होगा कि इसके लिए उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाया जाता है। तो ध्यान देना, इसके उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाया जाता है। अब हम एक सारणी के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे, तब आपके ये जो मूल्य संवर्धन विधि है ये पूरी तरह समझ में आ जाएगी। जैसे आपको उत्पादन विधि समझ में आ गई थी ना, तो उसी तरह आपके मूल्य संवर्धन विधि भी समझ में आ जाएगी। तो ध्यान देना, मूल्य संवर्धन विधि में तो इसमें क्या होगा कि उत्पादन के चरण हो गए, फिर उत्पादन होगा, और फिर उत्पादन का मूल्य होगा, फिर मध्यवर्ती वस्तु होगा। ठीक है, तो हम मूल्य संवर्धन विधि की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है, एक सारणी बनाएंगे हम। सबसे पहले आएंगे चरण, क्या आएंगे, चरण। फिर उसके बाद में उत्पादन, ठीक है। फिर उसके बाद में उत्पादन का मूल्य, फिर मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य, फिर मूल्य वृद्धि। तो देखना बच्चों, मैं आपको बताता हूं, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं यहाँ पे ब्रेड आप सब जानते हो। तो मैं यहाँ ब्रेड का उदाहरण ले रहा हूं कि ब्रेड के लिए क्या होता है। सबसे पहले पहला चरण होता है गेहूं का। ध्यान देना बच्चों कि सबसे पहले गेहूं की आवश्यकता होती है, तब जाकर ब्रेड बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले गेहूं की आवश्यकता होती है। तो गेहूं का मूल्य मान लेता हूं मैं 20 रुपये। मध्यवर्ती वस्तुएं कुछ भी नहीं है। किसान क्या करता है, गेहूं का उत्पादन करता है, तो उसमें अपनी मेहनत के माध्यम से वो क्या करता है, गेहूं का उत्पादन करता है, और मध्यवर्ती वस्तुएं कुछ भी उपयोग नहीं करता। तो वो क्या है, शून्य है। ठीक है, तो मूल्यवृद्धि क्या हो जाएगी, 20। मूल्यवृद्धि क्या होती है, ध्यान देना कि मूल्यवृद्धि हमेशा उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य का अंतर होती है, मूल्यवृद्धि। फिर आटा,
अगला चरण आता है आटे का। तो देखो जो आटा होता है, तो जो आटा मिल होती है वो गेहूं किसान से खरीदती है और आटे का मूल्य रखती है 30 रुपये। कितने रुपए? 30 रुपये। ध्यान देना बच्चों। तो मध्यवर्ती वस्तु क्या हो जाएगी यहाँ पे? मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 20 रुपये। क्योंकि 20 रुपये में क्या है, आटा मिल, जो आटा मिल मालिक है उसने 20 रुपये का गेहूं खरीदा और आटे का मूल्य कर दिया 30 रुपये। तो मूल्यवर्धी कितनी हो गई? 10 रुपये। समझना बच्चों। फिर तीसरा चरण है बेकरी। बेकरी वाले ने क्या है, बेकरी का मूल्य रखा 40 रुपये। ठीक है। अब उसने आटा कितने में खरीदा? 30 रुपये में। तो 30 रुपये क्या हो जाएगी? मध्यवर्ती वस्तु। तो आटा मध्यवर्ती वस्तु हो गई। तो 40 में से अगर 30 जाएंगे तो 10 से मूल्यवृद्धि हो जाएगी। अब हमारी अंतिम वस्तु क्या है? ब्रेड, जिसका उत्पादन मूल्य कितना है? 60 रुपये। देखो, तो जो ब्रेड निर्माता है उसने बेकरी वालों से कितने में खरीदा था? 40 रुपये में। ठीक है। तो मूल्यवृद्धि कितनी हो गई? 60 में से 40 के 30। ठीक है। तो देखो बच्चों, अब क्या हो जाएगा? योग। ठीक है। तो ये कितने हो गए? 150 हो गए, ये 90 हो गए और ये कितना आ जाएगा? 60। तो देखो बच्चों, ब्रेड क्या है यहाँ पे? अंतिम वस्तु है। तो अंतिम वस्तु का मूल्य कितना हो गया यहाँ पे? 60 रुपये। और मूल्यवृद्धि भी क्या हो रही है? 60 रुपये। यानी कहने का मतलब है मूल्यवृद्धि क्या होगी? अंतिम वस्तुओं के मूल्य के बराबर होगी। ध्यान देना, क्योंकि हमने जो मूल्यवृद्धि की है ब्रेड की, वो क्या है? 60 है और ब्रेड का मूल्य भी 60 है। तो मूल्यवृद्धि क्या होती है? ध्यान देना बच्चों, मूल्यवृद्धि हमेशा उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य का अंतर होती है। यानी उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में, ध्यान देना, या चरण में फर्म द्वारा मूल्य में की गई वृद्धि क्या कहलाती है? मूल्यवृद्धि कहलाती है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको मूल्य संवर्धन विधि समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मूल्यवृद्धि क्या है। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। ठीक है। मूल्यवृद्धि क्या होगा कि उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में, उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में फर्म द्वारा की गई मूल्य वृद्धि की, उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में फर्म द्वारा की गई मूल्य वृद्धि ही मूल्यवृद्धि कहलाती है। अर्थात मूल्यवृद्धि उत्पादन के मूल्य तथा मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य का अंतर होती है। तो मूल्यवृद्धि क्या हो गई? उत्पादन के मूल्य और मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य का अंतर होती है। तो आप निकाल सकते हो कि मूल्यवृद्धि बराबर उत्पादन के मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य। ठीक है। इस प्रकार आप मूल्यवृद्धि निकाल सकते हो। ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत इजी है, ध्यान देखो तो समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो, जब मूल्यवृद्धि में मूल्यह्रास जुड़ा हुआ होता है तो वो होता है सकल मूल्यवर्धित। और जब मूल्यवृद्धि में से सकल मूल्यवर्धित में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है? निवल मूल्यवर्धित प्राप्त होता है। तो ध्यान देना बच्चों, मूल्यवृद्धि में
मूल्य वृद्धि में अगर मूल्य ह्रास शामिल हो तो सकल मूल्य वर्धित प्राप्त होता है। यानी मूल्य वृद्धि में अगर मूल्य ह्रास शामिल है तो क्या प्राप्त होगा? सकल मूल्य वर्धित प्राप्त होगा। ध्यान देना, यदि मूल्य वृद्धि में मूल्य ह्रास को घटाया जाता है, मूल्य वृद्धि में मूल्य ह्रास को घटाया जाता है, यदि मूल्य वृद्धि में मूल्य ह्रास को घटाया जाता है तो निवल मूल्य वर्धित प्राप्त होता है। कभी कभी बच्चों क्या है, आपके क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सकल मूल्य वर्धित इतना दे रखा है और मूल्य ह्रास इतना दे रखा है, तो उस स्थिति में आपको निवल मूल्य वर्धित ज्ञात करना है। तो आप ज्ञात कर सकते हो। जैसे मान लो एक उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे सकल मूल्य वर्धित आपको 300 दे रखा है, मूल्य ह्रास आपको 80 दे रखा है। ये तो हो गया सकल मूल्य वर्धित, ग्रॉस वैल्यू एडेड, और मूल्य ह्रास हो गया डी। ठीक है, तो आपको निवल मूल्य वर्धित निकालना है। तो निवल मूल्य वर्धित क्या हो जाएगा? सकल मूल्य वर्धित में से मूल्य ह्रास को घटा दो तो ये हो जाएगा 300 माइनस 80, यानी 220 क्या हो गए? निवल मूल्य वर्धित। ठीक है, तो बच्चों मूल्य संवर्धन विधि समझ में आ गई, उत्पादन विधि भी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं माल सूची के बारे में। अब हम बात करते हैं माल सूची। देखो बच्चों, माल सूची क्या है? माल सूची से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि माल सूची क्या है? अविकृत निर्मित स्टॉक। क्या है? अविकृत निर्मित स्टॉक, अर्धनिर्मित वस्तु या कच्चे मालों का स्टॉक जो कोई फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखता है, उसे माल सूची कहते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अविकृत निर्मित स्टॉक, अविकृत निर्मित वस्तुएं, सॉरी स्टॉक नहीं, अविकृत निर्मित वस्तुओं, अर्धनिर्मित वस्तुओं और कच्चे माल का स्टॉक जो कोई फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखता है, उसे माल सूची कहते हैं। यानी माल सूची क्या है? एक स्टॉक अवधारणा है। स्टॉक अवधारणा है। तो वर्ष के आरंभ में माल सूची ज्यादा है, सॉरी वर्ष के आरंभ में माल सूची कम है, लेस देन है वर्ष के अंत में माल सूची के, तो उस स्थिति में माल सूची में संचयन, माल सूची में वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य है कि वर्ष के प्रारंभ में जितनी माल सूची थी, वर्ष के अंत में उससे ज्यादा माल सूची हो गई। तो कहने का मतलब है माल सूची में वृद्धि हुई, यानी माल सूची में संचय हुआ है। दूसरा है कि वर्ष के आरंभ में माल सूची ज्यादा है, वर्ष के आरंभ में माल सूची ज्यादा है और वर्ष के अंत में माल सूची कम है, तो उस स्थिति में क्या होता है? माल सूची में ह्रास होता है। यानी जब शुरुआत थी वर्ष की उस समय तो ज्यादा था, और जब वर्ष खत्म हुआ उस समय माल सूची क्या हो गई? कम हो गई। यानी कहने का मतलब बिक्री ज्यादा हुई तो माल सूची में क्या हो गई? कमी हो गई। तो उस स्थिति में क्या होता है? माल सूची में ह्रास, माल सूची में कमी हो जाती है, यानी अपसंचय हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों दो चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखो, अतः एक वर्ष के दौरान माल सूची में परिवर्तन क्या होता है? ध्यान देना बच्चों कि माल सूची में परिवर्तन, वर्ष के दौरान माल सूची में परिवर्तन तादाद में है वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन, यानी एक वर्ष में फर्म कितना उत्पादन करती है वो, माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, यानी कितना तो उसने उत्पादन किया और कितनी उसकी वृद्धि हुई, सॉरी बिक्री हुई। तो वो क्या दर्शाता है? माल सूची में परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ जो 3 निशान दे रखे हैं बराबर के अनुसार में, वो तादात्म्य है। तादात्म्य का मतलब क्या है? इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, परंतु बराबर के समान ही है। जैसे मान लो कुछ मान जैसे 2 + 2 यानी 4 होती है,
बराबर 4 है, परंतु 2.02 और 2.02 बराबर तादाद में है 4 के, तो हम कह सकते हैं कि इसका मान लगभग 4 के बराबर है। तो ये तीन जो रेखाएं है आडी, एक इसको दर्शाती है, तादात्म्य चिन्ह को दर्शाती है। तो राष्ट्रीय आय के हम जितने भी ज्ञात करेंगे तो उसमें तादात्म्य का रूप ही लेंगे, यानी इक्वली, समानता के हिसाब से। तो माल सूची में जो परिवर्तन होता है एक समय अवधि के बाद में होता है, समय अवधि के बाद होता है, तो यह प्रवाह कहलाता है। देखो जो माल सूची में परिवर्तन होता है वो एक समय अवधि में होता है, यानी एक वर्ष के दौरान होता है। तो एक क्या है, एक प्रवाह है। तो स्टॉक प्रवाह पढ़ते हैं ना, तो उसके आधार पर मैंने बताया, ठीक है। तो इस हिसाब से जो माल सूची है वो आपके समझ में आ गए होंगे। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। माल सूची क्या है कि अर्ध निर्मित वस्तुओं, अविकृत निर्मित वस्तुओं, अर्ध निर्मित वस्तुओं तथा कच्चे माल का स्टॉक जो कोई फर्म एक वर्ष से अगले वर्ष तक रखता है उसे माल सूची कहते हैं। माल सूची क्या है, एक स्टॉक है। माल सूची में वृद्धि, माल सूची में वृद्धि कब होती है, वर्ष के प्रारंभ में जो माल सूची है उससे ज्यादा वर्ष के अंत में जो माल सूची रहेगी तब माल सूची में संचय होता है। और माल सूची में अपसंचय यानी कमी कब होती है कि वर्ष के दौरान जितनी माल सूची है वो उससे कम हो जाए वर्ष के अंत तक, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होता है, माल सूची में कमी होती है। तो माल सूची में परिवर्तन क्या हो गया, वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन और माइनस वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री, ठीक है। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं माल सूची में परिवर्तन के बारे में। हम बात कर रहे थे माल सूची में परिवर्तन की। देखो बच्चों, माल सूची में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, एक तो नियोजित और एक होता है अनियोजित रूप से, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नियोजित संचय और अपसंचय। नियोजित का मतलब क्या होता है, प्लानिंग करके कोई भी चीज, और अनियोजित का मतलब है बिना प्लान के भी हो जाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियोजित संचय और अपसंचय। संचय का मतलब क्या होता है, वृद्धि, और अपसंचय का मतलब क्या होता है, कमी। तो नियोजित संचय क्या होगा कि कोई फर्म प्लान करती है कि मुझे वर्ष के अंत में क्या करना है, माल सूची में स्टॉक करना है, वृद्धि करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, नियोजित संचय। अगर कोई फर्म प्लान करती है कि मुझे वर्ष के अंत में माल सूची में कमी करनी है, तो वो क्या हो जाएगी, नियोजित अपसंचय हो जाएगी। तो ध्यान देना बच्चों, यदि फर्म माल सूची में वृद्धि की आशा करती है, यानी प्लान बनाती है कि मुझे माल सूची में क्या करनी है, वृद्धि करनी है, माल सूची में क्या करनी है, वृद्धि करनी है, और वास्तविकता में भी क्या होती है, वृद्धि कर पाती है, तो उसे क्या कहते हैं, माल सूची में संचय कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा माल सूची में संचय क्या, यानी फर्म ने प्लान बनाया कि मुझे क्या करना है, वर्ष के अंत में माल सूची में वृद्धि करनी है, माल सूची में वृद्धि करती है और माल सूची में वृद्धि हो भी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, माल सूची में नियोजित संचय। एक उदाहरण बताता हूं, जैसे मान लो प्रारंभ में स्टॉक था 150 का, ठीक है, और फर्म ने 400 का उत्पादन किया, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 750, ठीक है। अब फर्म ऐसे सोचती है कि मुझे क्या करना है कि वर्ष के अंत में प्लान बनाती है कि मुझे माल सूची में वृद्धि करनी है, तो वो क्या करती है, जैसे मान लो और केवल 350 की क्या होती है, बिक्री होती है, 350 की क्या होती है, बिक्री होती है। तो देखो, तो 750 में से 350 जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, 400 बच जाएंगे उसके पास, सॉरी यहाँ पे 550 आएंगे, ठीक है ना। तो 200 क्या हो गई, माल सूची हो गई। तो प्रारंभ में कितनी थी, 150 थी, अब कितनी हो गई, 200। तो कहने का मतलब माल सूची में क्या हुई, वृद्धि, और उसने प्लान भी बनाया था कि मुझे माल सूची में क्या करनी है, वृद्धि करनी है, और माल सूची में वृद्धि हो गई तो एक कितनी हो गई, 200 हो गई। तो ये माल सूची में क्या कहलाता है, नियोजित संचय कहलाता है। इसी प्रकार माल सूची में योजना के अनुसार इन्हें प्लान करके वो इसे सोचती है कि मुझे माल सूची में कमी करनी है और माल सूची में कमी हो जाती है, तो यह क्या कहलाती है, माल सूची में नियोजित अपसंचय कहलाती है। तो उदाहरण बताता हूं, जैसे मान लो 200 क्या है, माल सूची है उसकी, वर्ष के दौरान 400 उसने उत्पादन किया, टोटल कितने हो गए उसके पास, 500 हो गए, और वो सोचती है कि मुझे माल सूची में अपसंचय करना है, और उसने क्या कर दिया, 500 की बिक्री कर दी,
तो उसके पास लास्ट में कितने बचे, 100 बचे स्टॉक। तो कहने का मतलब है 100, पहले 200 था, अब कितना हो गया 100, यानी माल सूची में क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये क्या कहलाता है, नियोजित अपसंचय कहलाता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपके, नियोजित संचय और अपसंचय क्या होता है। और इसी प्रकार दूसरा है माल सूची, अब दूसरा है अनियोजित। अनियोजित का मतलब है बिना प्लान के, ठीक है। तो माल सूची में अनियोजित संचय और अपसंचय। तो अनियोजित संचय मतलब वो आशा नहीं करते कि मुझे माल सूची में वृद्धि करनी है और वर्ष के दौरान बिक्री क्या होती है, कम होती है, बिक्री में क्या हो गई, कमी आ गई किसी न किसी कारणवश से, तो वो क्या होता है, माल सूची में वृद्धि हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, अनियोजित संचय कहते हैं। और अपसंचय में क्या हो गई, कमी। तो वो क्या होता है कि वर्ष के दौरान कोई त्योहार आया या कोई फेस्टिवल आया तो उसके दौरान क्या हुई, बिक्री में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई और माल सूची में क्या हो गई, कमी हो गई। तो ये क्या कहलाता है, अनियोजित अपसंचय कहलाता है। तो माल सूची में बिक्री में अप्रत्याशित कमी होने के कारण, बिक्री में मैंने बताया कि बिक्री में क्या हो गई, कमी हो गई, तो फर्म के पास बिक्री स्टॉक बच जाता है, इसके जिससे बारे में फर्म को आशा नहीं कर सकती थी। इसे माल सूची में अनियोजित संचय कहते हैं। जब बिक्री में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाए, यानी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो कोई त्योहार आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, शादी समारोह आ गए, तो उसमें क्या हो गई, वृद्धि बढ़ गई, तो बिक्री बढ़ गई। बिक्री बढ़ने से क्या हुई, स्टॉक में क्या हो गई, कमी हो गई, और स्टॉक में कमी होने से क्या हो गई, माल सूची में अनियोजित अपसंचय हो गया। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको माल सूची में परिवर्तन, नियोजित अनियोजित अपसंचय और संचय समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, देखो मेन चीज ये है कि एक फर्म का सकल मूल्य वर्धित, एक फर्म का सकल मूल्य वर्धित क्या होता है, ध्यान देना, ग्रॉस वैल्यू एडेड तादाद में है फर्म द्वारा किए गए उत्पादन का सकल मूल्य। हमने सारणी पढ़ी थी ना जब मूल्य संवर्धन विधि बताई थी उसमें, तो उत्पादन का सकल मूल्य माइनस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। तो आपको क्या निकालना है कि जो फर्म उत्पादन करते हैं उसके सकल मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य निकालना है। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, एक फर्म का सकल मूल्य वर्धित प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार एक दूसरा सूत्र है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड किसके बराबर होता है, फर्म की बिक्री का मूल्य, फर्म की बिक्री का मूल्य में जुड़ जाता है माल सूची में परिवर्तन का मूल्य और उसमें से घट जाता है फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य। तो आपको एक फर्म का सकल मूल्य वर्धित प्राप्त हो जाता है। फर्म की बिक्री में घरेलू क्रेताओं की बिक्री ही नहीं बल्कि विदेशी क्रेताओं को की गई बिक्री भी शामिल होती है। तो ध्यान देना बच्चों कि जीडीपी में क्या होती है, फर्म की जो घरेलू बिक्री होती है ना उसको ही शामिल नहीं किया जाता, जबकि विदेशी क्रेताओं को की गई बिक्री को भी, निर्यात को भी शामिल किया जाता है। एक फर्म का निवल मूल्य वर्धित, ध्यान देना बच्चों, एक फर्म का निवल मूल्य वर्धित तादाद में होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड में से मूल्य ह्रास घटा देते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक फर्म का निवल मूल्य वर्धित प्राप्त हो जाता है। यदि सभी फर्मों के, ध्यान देना बच्चों मेन इंपॉर्टेंट बात यही है, यदि सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धन का योग निकाले तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के समस्त परिमाण का मूल्य प्राप्त होगा, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ध्यान देना कि सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धन का योग निकालेंगे ना तो वो अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के समस्त परिणाम का मूल्य होगा, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो जीडीपी बराबर क्या हो जाएगी, ध्यान देना बच्चों, सकल घरेलू उत्पाद बराबर होगा अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का कुल योग। यदि ध्यान देना, तो ये जीडीपी क्या हो गई, मैंने बॉक्स बनाया है, तो ध्यान देना बच्चों, तो जीडीपी हो जाएगी, जीडीपी बराबर है अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का योग। यदि अर्थव्यवस्था में n फर्म है, जैसे मान लेते हैं हम कि अर्थव्यवस्था में कितनी फर्में हैं, n फर्में हैं, तो जीडीपी तादाद में क्या होगा, सभी फर्मों के सकल मूल्य वर्धित का योग। जैसे मान लो ग्रॉस वैल्यू एडेड फर्म एक का, एक लगाई ना मैंने यहाँ पे,
उसमें जुड़ जाएगा दूसरी फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड, फिर तीसरी फर्म का डॉट 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 डॉट, लास्ट में कितनी फर्में मानी मैंने, एन फर्में। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी एन फर्मों के सकल ग्रॉस वैल्यू एडेड सकल मूल्य वर्धित का योग हो जाएगा क्या, जीडीपी। तो जीडीपी क्या हो जाएगा, सिग्मा आई से लेकर एन तक जीवीए। सिग्मा किसको दर्शाता है, समस्त योग को दर्शाता है, ठीक है। तो सब योग को दर्शाएगा सिग्मा, किसके, सकल मूल्य वर्धित के यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड के। क्योंकि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है, तादाद में है निवल मूल्य वर्धित यानी एनवीए प्लस मूल्य ह्रास के। आपको पता है, हमने पढ़ा था पहले कि जो सकल मूल्य वर्धित होता है वो निवल मूल्य वर्धित और मूल्य ह्रास के बराबर होता है, यानी जब मूल्य ह्रास शामिल होता है निवल मूल्य वर्धित में तो अब सकल मूल्य वर्धित प्राप्त हो जाता है। तो जीडीपी किसके बराबर हो जाएगा, जीडीपी तादाद में हो जाएगा सिग्मा आई से लेकर एन निवल मूल्य वर्धित प्लस सिग्मा आई से लेकर एन मूल्य ह्रास का योग हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद, ध्यान देना बच्चों, अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के निवल मूल्य वर्धित और मूल्य ह्रास का कुल योग होता है। देखो बच्चों, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो सकल घरेलू उत्पाद है वो क्या होता है, सभी फर्मों के निवल मूल्य वर्धित यानी एनवीए और मूल्य ह्रास यानी डी का कुल योग होता है। अभी थोड़ी देर पहले था जीडीपी बराबर क्या है, जीवीए प्लस डी, वो बताया था अभी। तो सभी फर्मों के लिए निवल मूल्य वर्धित के योग को हो निवल सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी एनडीपी क्या हो जाएगा, समस्त फर्मों के निवल मूल्य वर्धित का योग हो जाएगा। देखो बच्चों ये रहा, ठीक है। तो बच्चों ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के उत्पादन मूल्य वर्धित सकल मूल्य वर्धित विधि में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। देखो बच्चों, आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा लेंथी टॉपिक है, पर तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझोगे ना तो आपके समझ में आ जाएगा। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि उत्पादन विधि किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो आज हमने जाना कि किस प्रकार उत्पादन विधि के माध्यम से आपने एक सूची बना के राष्ट्रीय आय की गणना की। मूल्य संवर्धन विधि में भी हमने जाना कि किस प्रकार मूल्य संवर्धन विधि के माध्यम से आप राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हो। हमने सारणी और उदाहरण के माध्यम से अच्छे से समझा दिया। फिर हमने माल सूची पढ़ी थी कि माल सूची क्या होती है, तो हमने माल सूची के बारे में जाना। फिर माल सूची में अंतर जाना कि माल सूची में अंतर किस प्रकार निकलता है। फिर माल सूची में परिवर्तन जैसे नियोजित परिवर्तन, अनियोजित परिवर्तन, वो उसमें भी संचय अपसंचयत है तो वो जाने। और फिर हमने जाना कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो इस प्रकार आप इस वीडियो के माध्यम से उत्पाद या मूल्य संवर्धन विधि ज्ञात कर सकते हो। अगर आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकॉन को दबाइए जिससे हमारे आने वाले जो वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए, अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।